हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का क्या महत्व रहा, उसकी क्या उपयोगिता रही, इसके बारे में बात करेंगे। अभिलेख, जैसा कि नाम से पता चलता है कि अभिलेख का अर्थ है किसी भी पकी हुई मिट्टी, प्रस्तर, चट्टान या किसी भी सॉलिड रॉक के ऊपर उत्कीर्ण किया गया लेख या खुदाई की हुई कोई भी लिखी हुई चीज़ जो हमें इतिहास से संबंधित जानकारी देती है और जो किसी राजा या किसी भी शासक के द्वारा लेख लिखाया गया हो, वह अभिलेख की कैटेगरी में आता है और उसे हम अभिलेख या इंस्क्रिप्शन कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसको एक महत्वपूर्ण सामग्री माना जाता है, क्योंकि अभिलेखों की उपयोगिता इतिहास में सर्वाधिक है और वह इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारतीय शासकों ने बड़ी संख्या में प्रस्तरों पे, चट्टानों पर, स्तंभों पर, धातुओं पर इस तरह के लेखों को उत्कीर्ण कराया है जो उनके शासन की जानकारी हमें देता है। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रामाणिकता पर कहीं भी संदेह नहीं कर सकते हैं और इसको हम एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। अभिलेखों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला निर्माण सामग्री के आधार पर और दूसरा विषय सामग्री के आधार पर। निर्माण सामग्री के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रस्तर अभिलेख यानी कि पत्थरों पर उत्कीर्ण किया हुआ लेख। अब ये प्रस्तर अभिलेख के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला है शिलालेख, फिर स्तंभ लेख और गुहा लेख, और चौथा पाषाण फलक लेख, और 5वां मूर्तियों पर लिखा हुआ जो लेख होता है उसको, और छठा जो भित्तियों पे यानी कि दीवारों पर जो लेख लिखे जाते हैं उसको हम इस प्रस्तर अभिलेखों के अंतर्गत मानते हैं। निर्माण सामग्री के आधार पर दूसरी कैटेगरी जो है वह है धातु अभिलेखों की। अब ये धातु लेख के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ताम्रपत्र लेख, तांबे के पत्रों के ऊपर लिखा हुआ लेख होता है, या धातु के बने हुए बर्तनों पर लिखे हुए लेख, या धातुओं की प्रतिमा पर लिखे हुए लेख, या फिर मुद्राओं पे जो लेख लिखे जाते हैं वह लेख, या धातुओं की जो मोहर बनाई गई हैं उस पर लिखे हुए लेख, और धातुओं का स्तंभ लेख जो हमें साउथ इंडिया में काफ़ी मिले हैं। तो धातु से संबंधित लेखों में ये 6 चीज़ें आती हैं। तीसरी कैटेगरी की हम बात करें तो उसमें मृण लेख यानी कि मिट्टी से संबंधित पकी हुई मिट्टी पर जो उत्कीर्ण किए जाते लेख हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें हम मृण मूर्ति लेख को शामिल कर सकते हैं, मृण मुद्रा या मोहर का जो लेख होते हैं उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसको कि हम सील कहते हैं। मोहर जो है वह सील कहलाती है, हम उसको कह सकते हैं। या फिर पकी हुई मिट्टी पे जो पत्र लिखे जाते थे उनको हम उन लेखों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर पकी हुई ईंटों पे जो लेख लिखे गए हैं उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं, और या फिर हम पट्टियाँ जो लिखी गई हैं, मिट्टी की जो पट्टियाँ बनाई गई और उस पर जो लेख उत्कीर्ण किए गए हैं उसको हम इसमें शामिल
कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे निर्माण सामग्री के आधार पर हम अभिलेखों को 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, जो प्रस्तर अभिलेख, धातु अभिलेख और मृण अभिलेख यानी कि पकी हुई मिट्टी के अभिलेख। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अभिलेखों को हम विषय सामग्री के आधार पर भी कई कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं और सामान्यतः हमने 10 कैटेगरीज इसकी ढूंढ करके निकाली है, जिसके आधार पर हम यह बंटवारा विषय सामग्री के आधार पर कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि व्यापार से संबंधित व्यापारिक अभिलेख, मायावी यानी कि छल जिसमें समाहित हो वह अभिलेख, हालांकि इसका हमारे को कोई ऐसे उदाहरण प्राप्त नहीं हुए हैं। धार्मिक और उपदेशात्मक अभिलेख जो होते हैं, जो हमें अशोक के समय के प्राप्त हुए हैं। प्रशासनिक अभिलेख जो हमें गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के प्राप्त हुए हैं। प्रशंसात्मक या फिर आप जिसमें स्तुति की गई हो, स्तुति परक जो अभिलेख है, जैसे कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम प्रशस्ति अभिलेख भी कह सकते हैं। छठा है इसमें व्रत अनुष्ठान से संबंधित जो अभिलेख तैयार किए गए हैं, जो हमें साउथ इंडिया में मिले हैं, या फिर भगवान के प्रति समर्पित, ईश्वर के प्रति समर्पित अभिलेख जो हैं वे इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 8वां, जो भेंट या उपहार, चाहे वह राजा के द्वारा दी गई हो सामंत को, या सामंत के द्वारा किसी ग्रामीणी को, या गांव के मुखिया को या गांव के लोगों को कोई भेंट में भूमि या कोई दान में वस्तु दी गई है, जिसका वर्णन अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। फिर है अभिनंदनीय यानी कि प्रशंसनीय, या ये मुख्य रूप से चारण और भाटों के द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में या उनके अभिनंदन, विजय यात्रा जो करते थे उसके अभिनंदन में यह लिखे गए हैं। और 10वां है साहित्यिक अभिलेख, साहित्य से संबंधित हमारे को जो लेख मिले हुए मिलते हैं। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि अभिलेख जो हैं वे प्राचीन भारत के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। कई अभिलेख ऐसे हैं जो हमारे को मोहरों पर ही लिखे हुए मिले हैं और जिसको आज तक अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, जिसको पढ़ा नहीं गया है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के कई अभिलेख हमारे को ऐसे प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे को उसमें चित्रात्मक कई चित्र बनी हुई लिपि है उसमें, और उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए हम आज तक यह नहीं पता कर पाए हैं कि यह लेख किससे संबंधित हैं और इसमें किसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा गया है या दिखाया गया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लेख हैं वह हमारे को अभी तक पढ़े नहीं गए हैं और उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। परंतु जब हम इन अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करते हैं और इन अभिलेखों को पढ़ते हैं और इनका अध्ययन करते हैं, तो हमारे को कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे को इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे को देती है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी उपयोगिता है जो अभिलेखों की, वह यह है कि यह इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। और इतिहास के पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए हैं, इसके बारे में हम अब बात करेंगे, यानी कि इसकी क्या उपयोगिता या महत्व है। पहला हम बात करें तो साम्राज्य की सीमा का निर्धारण। कई ऐसे अभिलेख
या मुद्राएं या मोहरें हमारे को प्राप्त हुई हैं, जिससे हमारे को उस राज्य की सीमा क्या रही है उसको निर्धारित करने में सहायता मिलती है। सम्राट अशोक के शिलालेख जो हैं वह उसके साम्राज्य की सीमा क्षेत्रों के निर्धारण में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। जैसे जूनागढ़ का अभिलेख हमारे को सम्राट अशोक के ही समय का प्राप्त हुआ है, जब उसके राज्य जूनागढ़ राज्य का जो क्षत्रप था रुद्रदामन के द्वारा, रुद्रदामन तो खैर बाद में हुआ है, उसी के समय में उसका जो सामंत था जिसने जूनागढ़ राज्य पर अपना राज्य किया गवर्नर के रूप में, उसने उस अभिलेख में जो निर्माण कार्य कराए गए और जो गिरनार पर्वतों से जो झील निकल रही थी उसका पुनरुद्धार किया, उसका वर्णन देता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि रुद्रदामन के द्वारा जब पुनर्निर्माण इस झील का, सुदर्शन झील का किया गया, तब हमारे को इसी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में कई डिटेल में हमारे को वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख हमारे को कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर हमारे को प्राप्त हुए हैं, जिसका अर्थ यह है कि ये सभी राज्य उस समय अशोक की राज्य सीमा के या साम्राज्य के अंतर्गत रहे होंगे, इसीलिए ये इन क्षेत्रों में ये अभिलेख रचित किए गए, उत्कीर्ण किए गए हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो नासिक अभिलेख है, वह अभिलेख हमारे को गौतमीपुत्र शातकर्णी की सीमा निर्धारण, राज्य की साम्राज्य के जो क्षेत्र हैं उसकी जानकारी डिटेल में देता है, और इस डिटेल के द्वारा हमारे को यह पता चलता है कि उसकी सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था। दूसरा, शासक का नाम, वंश, उपाधि और तिथि, इन सब की जानकारी हमारे को इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। कोई भी राजा या राजा के द्वारा या राजा की प्रशंसा में स्तुतिपरक कोई भी अगर अभिलेख लिखा गया है तो उस अभिलेख में हम देखते हैं कि हमें राजा का किस राजवंश से संबंधित था, उसकी क्या राज्य करने की तिथि रही है, किस वंश से वह संबंधित रहा है, जन्म स्थान उसका क्या रहा है, और वह कब से कब तक राज्य कर चुका या कर रहा था। इन सब की जानकारी हमारे को इन अभिलेखों में प्राप्त होती है। जैसा कि गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो अभिलेख हैं, हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है, और इसी तरह से अशोक के जो अभिलेख हैं, उसमें राज्य के, अशोक के अभिलेखों में बड़े क्लियरली स्तंभ लेखों में कि अपने राज्य के 12वें वर्ष में, अपने राज्य के 7वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की, बोधगया की यात्रा करी। इस तरह से उसके अभिलेखों में उसके वर्ष का निर्धारण होता है। इसी तरह से रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है वह हमारे को जानकारी देता है कि 72 जो संवत दे रखा है, तिथि जो दे रखी है उसमें 72 दे रखी है, यानी कि 150 ईस्वी का है। 72 ईस्वी पूर्व तो 150 ईस्वी का उसका वह ये अभिलेख है। और इसके साथ साथ हमारे को उसकी वंश की, कि वह किस कार्दमक वंश से संबंधित है, इसकी सूचना हमारे को उसके अभिलेख में प्राप्त होती है। तो इस तरह से अभिलेख हमारे को एक राजा के वंश, तिथि निर्धारण और उसके साम्राज्य विस्तार की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। तीसरा हम देखें तो अभिलेख जो हैं साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उसकी विजयों, सैनिक विजय जो राजा ने हासिल करी है, उसका वर्णन देता है।
हम प्रयाग प्रशस्ति को लें जो कि समुद्रगुप्त के समय की है। उस प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की विजयों का, उसके साम्राज्य विस्तार का और साम्राज्य विभाजन का, विजय किन किन क्षेत्रों की उसने करी है, इन सब का वर्णन हमारे को मिलता है। साथ ही किन राजाओं पर उसने विजय प्राप्त करी, किनको उसने जीत करके अपना करद राज्य बनाया और किसको उसने स्वतंत्र छोड़ दिया, किसको उसने राज्य की उसकी अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ कर न देने के लिए भी वह कई जगह पे तैयार रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अजमेर के जो विग्रह राज जो कि इसका चौहान वंश से संबंधित रहा है, उसके शिलालेख में उसकी विजयों का पूर्णतया वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय का जो चालुक्य वंश से संबंधित था, उसका ऐहोल के अभिलेख में उसके साम्राज्य विस्तार और किन किन राज्यों पर उसने विजय हासिल करी उसका वर्णन हमारे को मिलता है। इसी तरह से यशोधर्मन का जो मंदसौर का अभिलेख है, उसमें भी हमारे को यशोधर्मन के द्वारा जो विजय की गई है उसका पूरा वर्णन हमारे को प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक राजा के द्वारा कहाँ कहाँ जीत हासिल की गई, किन किन राज्यों को उसने अपने आधिपत्य में लिया और सैनिक विजय हासिल करी, इसका वर्णन हमें अभिलेखों में मिलता है, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। इसी तरह से हमें प्रशासन का ज्ञान होता है। अशोक के समय के जितने भी अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में हम देखते हैं कि हमें अशोक के काल में कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी रहे, उन सब की जानकारी उसके अभिलेखों के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसी प्रकार से गुप्त प्रशासन से संबंधित जानकारी और प्रशासन का वर्गीकरण, अधिकारियों का के नाम, इन सब की जानकारी हमारे को प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त होती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की रही, कौन कौन से अधिकारियों को क्या क्या विभाग दिए हुए थे, इन सब की जानकारी हमारे को इन अभिलेखों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसलिए हम इसको एक प्रामाणिक जानकारी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और इसके महत्व को हम इसीलिए बढ़ा हुआ मानते हैं। गुप्त साम्राज्य के अभिलेखों में और ताम्रपत्रों में हमारे को इस प्रकार की स्थानीय पदाधिकारियों की जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा जो कि हमारे को यह तक जानकारी देते हैं कि दान में या भेंट के फलस्वरूप कौन कौन सी भूमि सामंतों को दी गई थी। और सामंत प्रथा की जानकारी हमारे को गुप्तकालीन जो ताम्रपत्र मिले हैं और जो हमारे को अभिलेख मिले हैं, उसी के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं चौहानों का जो अभिलेख है, या फिर हम अगर राजस्थान इतिहास की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिससे हमारे को भू राजस्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम ताम्रपत्र अभिलेखों को हम एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो राजवंशों की जो जानकारी प्राप्त हुई है और हर राजवंश के जो राजा हुए हैं वे कैसे एक वंशानुक्रम में किस किस राज्य को जीतते रहे और अपने साम्राज्य के अधिकारियों में किस प्रकार से परिवर्तन किया, प्रशासनिक अधिकारियों की किस प्रकार से गिनती बढ़ाई और उनको किस प्रकार से अधिकार प्रदान किए, इन सब का वर्णन हमारे को इन अभिलेखों में प्राप्त होता है। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे
इसकी महत्व क्या रहा और अभिलेखों की क्या उपयोगिता है, इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।